गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सब लोग? हाँ जी, तो अब हम करने जा रहे हैं बैंक ऑडिट का हमारा आखिरी टॉपिक, यानी कि लास्ट क्लास आज बैंक ऑडिट की रहेगी। तो अभी इस लास्ट क्लास में आप लोग देखें कि हम लोग बचे हुए क्या क्या पॉइंट्स करने वाले हैं। देखिए, अब जो चीजें अपने पास में बच रही है, दो ही चीजें जैसा आपको मैंने लास्ट क्लास में बोला था। एक तो रेवेन्यू आइटम्स जो भी हमारे रहेंगे, देखो एडवांसेस का सारा पोर्शन अभी तक चल रहा था। अब रेवेन्यू आइटम्स का ऑडिट कैसे होता है और एक्सपेंडिचर का कैसे होता है, उसके ऊपर मेनली बात करनी है। कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो ऑडिट अप्रोच क्या रहेगी? इन कैरिंग आउट एन ऑडिट ऑफ इनकम, ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन, हमेशा की तरह, रीजनेबल एश्योरेंस दैट इनकम अराउज फ्रॉम ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। जो भी इनकम हुई प्रॉपर रिकॉर्ड हो गई है और प्रॉपर पीरियड की इनकम ही उसके अंदर एलोकेट हुई है। जो आज तक अपन पढ़ते आ रहे कि भाई सब कुछ प्रॉपर तरीके से अंदर आ गया है। अब यहां पे ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बैंक के इनकम रिकॉग्नाइजेशन के रूल्स क्या, नॉर्म्स क्या है। अच्छा, यहां पे आपको एक चीज बता दूं, अकाउंट्स का AS9 अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो बहुत जोरदार काम हो जाएगा, क्योंकि वो है ही अपना इनकम रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर ही कि भाई आप इनकम को कब रिकॉग्नाइज करके बुक्स में एंट्री करते हैं, एक्रूअल बेसिस के ऊपर या कैश बेसिस के ऊपर, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। तो बैंक के क्या रूल है, देखो जनरल रूल कहता है बैंक रिकॉग्नाइज इनकम, बैंक की इनकम, बैंक को इनकम कहां से होती है? एडवांसेस के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक को, बराबर, फीसेस मिल रहे हैं, ट्रांजेक्शन जो आपके बैंक चार्जेस के पैसे करते हैं ना, वो सब क्या है? इनकम ही हुई बैंक की। बैंक को जो भी इंटरेस्ट, फीस या कमीशन मिलता है, बैंक उसकी एंट्री हमेशा एक्रूअल बेसिस पे करेगी, यानी जैसे ही हुआ बैंक अपनी इनकम उसको मान लेगी, प्रोवाइडेड इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। भाई ये मान के चलते हैं हम तो प्रोवाइडेड की भी आगे जाके पैसा रिसीव होना ही है। तो जैसे ही ड्यू हुआ हमने उसका एंट्री कर दिया बुक्स के अंदर, उसको इनकम मान लिया गया। ये बेसिक अप्रोच एक बैंक अकाउंटिंग के अंदर होती है। अब आजकल CBS सिस्टम का मतलब बच्चों कोर बैंकिंग सिस्टम, आजकल सारी बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम है। जैसे आज मैंने अगर मान लीजिए कोई लोन लिया बैंक से, तो डायरेक्टली मेरे अकाउंट से वो कनेक्टेड ही है और ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से EMI कटेगी, तो ऑटोमेटिकली बैंक के अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट पहुंच जाएगा, है ना। तो आजकल सारा काम ऐसा ही है कि एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन एडवांसेस आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड थ्रू अ बैच प्रोसेस इन द CBS सिस्टम। तो कोर बैंकिंग है सब जगह पे। तो पहले तो क्या होता था, भाई आपको EMI जाके भरनी है, वो करना है, ये करना है, भी आपके अकाउंट से डायरेक्ट कटेगा। तो मेरे अकाउंट से डायरेक्ट कट रहा है, मतलब बैंक के पास इंटरेस्ट इनकम ऑटोमेटिकली पहुंच रही है, तो वो एक्रूअल बेसिस के ऊपर ये सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा, इधर RBI भी बोलती है, RBI कहती है भैया एक्रूअल बेसिस पे करो अगर इस तरह की इनकम है। तो अगर RBI एडवाइस करता है कि अगर बैंक का इनकम एक्सीड कर रहा है इन दो में से किसी से भी, पहले नंबर पे 1% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द बैंक, अगर इनकम को आप रीनो कर रहे हो ऑन ए ग्रॉस बेसिस, मतलब अगर आप ग्रॉस बेसिस के ऊपर अपनी एंट्रीज को देख रहे हो, ग्रॉस अगले में लिखा हुआ है बच्चों नेट कॉस्ट के ऊपर, तो दो चीजें हो गई, या तो ग्रॉस बेसिस के ऊपर या सारे एक्सपेंसेस घटा करके नेट बेसिस के ऊपर। अगर आप ग्रॉस बेसिस के ऊपर अपनी अकाउंटिंग बेस कर रहे हो या सोच रहे हो इनकम को, और 1% ऑफ टोटल इनकम से ज्यादा की इनकम बैंक में हो रही है, ठीक है, या कोई भी ऐसी इनकम हुई है 1% और टोटल इनकम, कोई भी ऐसा इनकम बैंक का है जो बैंक की टोटल इनकम के 1% से ज्यादा है, बराबर। आपको याद है जब अपन ऑडिट मटेरियलिटी वाले पॉइंट पढ़ रहे थे, तब एक ऐसा पॉइंट आया था कि कंपनीज एक्ट में दे रखा है कि 1% ऑफ टोटल इनकम से ज्यादा का अगर कोई एक्सपेंडिचर दिखे तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो मटेरियल माना जाएगा अपने आप से ही। तो वैसे ही कुछ पॉइंट यहां पे है। इन्होंने कहा कि जितनी टोटल इनकम हो रही है, अगर 1% से, उसके 1% से ज्यादा अगर कोई इनकम अपनी एक इकलौती दिख रही है अपने को, तो उसका एंट्री एक्रूअल बेसिस के ऊपर करोगे और AS9 के हिसाब से करोगे। बाई चांस अगर आप नेट प्रॉफिट के ऊपर चीजों को लेकर चल रहे हो, नेट ऑफ कॉस्ट का मतलब ग्रॉस बेसिस नहीं, नेट बेसिस, नेट बेसिस भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NBT जिसको आप कहते हुए NPBT कहते होंगे आप इसको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला जो है आपका इनकम हो रहा है, बराबर। तो अगर आप मान लीजिए नेट बेसिस के ऊपर कर रहे हो और कोई भी ऐसी इनकम है, सपोज करो बैंक का कोई इंटरेस्ट इनकम है, वो बैंक के नेट प्रॉफिट के 1% से ज्यादा अगर अपने को दिख रहा है, तो उस केस के अंदर अपने को AS9 के हिसाब से करना है। या आप इनकम बेस के ऊपर अगर देखना चाह रहे हो और कोई भी ऐसा इनकम, बैंक का इंटरेस्ट इनकम या कोई भी इनकम ऐसा हुआ है जो 1% ऑफ द टोटल इनकम से ज्यादा का है, तो फिर उसकी एंट्री हमेशा एक्रूअल बेसिस के ऊपर ही की जाएगी। ये AS9 के हिसाब से करने को बोला इन्होंने। तो RBI का गाइडलाइन क्या है भैया, AS9 फॉलो कर लो, टोटल इनकम के 1% से या NBT के या NPBT के 1% से ज्यादा अगर कोई इनकम तुम्हारी दिख रही है, तो उस केस के अंदर AS9 के हिसाब से उसका एंट्री करोगे, ये अपने को रिकॉग्नाइज करोगे, अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि AS9 का नाम ही यही है भाई आपका इनकम रिकॉग्नाइजेशन।
ठीक है। अच्छा, एनपीए से जो इनकम हो रही है बच्चे लोगों, बैंक शुड रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट ऑन एनपीए, जो ऐसी एसेट है जो नॉन परफॉर्मिंग में जा चुकी है, जिसको हम दिखा रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग, तो उसमें अपने आप पता है कैश बेसिस के ऊपर ही करोगे भैया जब एक्चुअली रिलीज होगी। जब किसी एसेट को हम एडवांस को हम एनपीए डिक्लेयर कर चुके हैं, मतलब हमारे रूल्स के हिसाब से वो एनपीए की कैटेगरी के अंदर आ रही है, तो फिर उस पर इंटरेस्ट का इनकम एक्रूअल बेसिस पे तो करने का सवाल ही नहीं है। वो तभी करना है जब कैश बेसिस के अंदर अपने को रिसीव होगी। तो जनरल रूल कहता है क्या करना है अपने को, एक्रूअल बेसिस पे चल रहा है सबका सब, लेकिन एनपीए से अगर हो रही है तो कैश बेसिस पे करना है। तो अलग से याद रखना कि ये कैश बेसिस पे होता है। अच्छा, आपको ये पॉइंट पढ़ा था कि बैंक ने कोई भी एडवांस दिया है इन सब के बिहाफ पर, इन सब की सिक्योरिटी पर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो अपना था, एनएससी वाला जो था, या इंदिरा विकास पत्र है, किसान विकास पत्र है, लाइफ पॉलिसीज के बेस पर अपन ने पढ़ा था कि उसमें एक अच्छा खासा मार्जिन रखा जाता है। तो ऐसे में अपनी टेंशन कम है, इसको भी एक्रूअल बेसिस पे कर लो। मे बी टेकन टू इनकम अकाउंट ऑन द ड्यू डेट, मतलब एक्रूअल बेसिस के ऊपर ही अपन इनकम मान लेंगे, बिकॉज अपने पास वैसे भी अच्छा खासा एडिक्वेट मार्जिन होता है इसके अंदर, लोन अमाउंट और इसका जो अमाउंट है किसान विकास पत्र का या इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसमें अच्छा खासा मार्जिन हम रखते हैं। तो हम ड्यू बेसिस के ऊपर अगर कर भी देते हैं, एक्रूअल बेसिस के ऊपर तो टेंशन नहीं है, कल को नहीं भी रिसीव हुआ तो अपन यहां से रिकवर कर सकते हैं। तो ये भी एक्रूअल बेसिस के ऊपर करनी है, ठीक है। फीस एंड कमीशन अर्न बाय द बैंक एज अ रिजल्ट ऑफ रीनेगोशिएशन और रीशेड्यूलिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट। ये भी अपन पढ़ के आए थे कि बैंक कई बार क्या करती है, रीशेड्यूलिंग कर देती है, उसके लिए कुछ और लोन भी देती है, रीशेड्यूल करती है, टाइम पीरियड चेंज करती है, इंटरेस्ट रेट चेंज करती है। तो ऐसे में भी आपको वही एक्रूअल बेसिस ही लेना है। उसमें भी इनकम कब आपको रिकॉग्नाइज करनी है, एक्रूअल बेसिस के ऊपर ही। जो नया पीरियड और टाइम आपने डिसाइड किया होगा, जो रीनेगोशिएट करके डिसाइड हुआ है, उसके हिसाब से जो भी एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट आपने किया तो वो अपने को ध्यान में रखना है। टेस्ट चेक द इंटरेस्ट अर्न बाय द बैंक फॉर द सैंपल बेसिस, वो तो ठीक है, सैंपल बेस के ऊपर ऑडिटर चेक करेगा। लेकिन रीशेड्यूलिंग अगर किया है तो रीशेड्यूलिंग के हिसाब से जो नई डेट्स आई होंगी ड्यू की, उस वक्त आपको उसका एंट्री कर देना है। तो ये भी सब एक्रूअल बेसिस पे होगा। अब बच्चों, गवर्नमेंट गारंटेड डेब्ट सुनना, गवर्नमेंट ने जिनके लिए गारंटी दे रखी है वो कभी भी एक्रूअल बेसिस पे नहीं होते हैं, वो जब एक्चुअली रिलीज होते हैं कैश बेसिस के ऊपर होता है। देखने में थोड़ा अजीब लगता है, और सर गवर्नमेंट का गारंटी पीछे फिर क्या चिंता है? चिंता है भाई, गवर्नमेंट का गारंटी भी है, तो हम उस वक्त में वो इनकम मानेंगे जब एक्चुअल में हमको आएगी, बराबर। उससे पहले नहीं मानना है। तो बैंक शुड रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट ऑन इट व्हेन इट इज एक्चुअली रिलीज। तो यहां तक के पॉइंट्स में बच्चों सब कुछ एक्रूअल बेसिस पे इनकम की एंट्री करनी है आपको। जो भी इनकम रिकॉग्नाइजेशन होगा जो वो सब एक्रूअल बेसिस पे होगा, सिवाय दो को छोड़ करके। एक तो एनपीए पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो कैश बेसिस पे, तो कॉमन सेंस की बात है, उसके बिना कैसे करेंगे अपन, ठीक है। सेकंड नंबर, गवर्नमेंट गारंटीड वाला थोड़ा सा अनोखा पॉइंट हो गया, क्योंकि पीछे गवर्नमेंट का गारंटी भले ही है, इससे तो वो एलआईसी वाला मामला ठीक था, अच्छा मार्जिन रखा हुआ है तो एक्रूअल बेसिस पे कर रहा है, रीशेड्यूलिंग में भी एक्रूअल बेसिस पे कर रहा है, कॉमन रूल भी एक्रूअल बेसिस का ही है। लेकिन गवर्नमेंट गारंटीड डेब्ट अगर है तो आपको एक्चुअल जब रिलीज होता है वो इंटरेस्ट का पैसा आ जाए अपने पास में, जब इनकम आ जाए तभी उसका एंट्री करना चाहिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब बच्चों 3, 4, 5 पॉइंट देखो, ये थोड़े से अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले पॉइंट हो गए। इन द केसेस ऑफ बिल्स फॉर कलेक्शन, द ऑडिटर, जैसे बिल हमारे पास में आया, बिल डिस्काउंटेड वगैरह वाला होता है ना, द ऑडिटर शुड ऑल्सो एग्जामिन द प्रोसीजर फॉर क्रेडिटिंग द पार्टी ऑन हुज बिहाफ द बिल हैज बीन कलेक्टेड। भाई किसके, कोई बिल हमारे पास में आया बच्चों, अब कुछ बिल डिस्काउंटेड होते हैं और कुछ बिल बैंकिंग सर्विसेज में एक बड़ा काम होता है कि बिल बैंक के पास आता है कलेक्शन के लिए। तो जनरली होता क्या है, जैसे मेरे पास कोई बिल है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और मैंने बैंक को दे दिया, कि डिस्काउंटेड नहीं कराया, मैंने बैंक को दिया, बैंक उसका चार्ज लेगा कि भाई आप इसका पैसा आप कलेक्ट कर लेना। तो कई बार बैंक क्या करती है, जैसे 3 महीने बाद पैसा आने वाला है, बैंक मेरे अकाउंट में हो सकता है अभी क्रेडिट कर दे, ठीक है। तो द ऑडिटर शुड ऑल्सो एग्जामिन द प्रोसीजर फॉर क्रेडिटिंग द पार्टी ऑन हुज बिहाफ द बिल हैज बीन कलेक्टेड। एक्चुअल रिसीव पे हो रहा है या कब हो रहा है? द प्रोसीजर इज यूजुअली सच दैट, प्रोसीजर क्या है वो देखिएगा, the customer account is credited only after the bill has actually been collected। पहले नहीं करना चाहिए। तो ये अगर कर दिया जा रहा है, कोई कस्टमर है, नॉन कस्टमर है, पता है रेगुलर बेस पे इनका पैसा आ ही जाता है, तो अच्छा हो सकता है पहले नहीं किया भाई, इतने महीनों का इंटरेस्ट कौन टैकल करेगा। तो मान लीजिए कि जैसे 18 सितंबर को बिल जो है वो ड्यू हो रहा है। अब ड्यू होने के बाद पैसा रिसीव तो होने दो, आपने तो 18 सितंबर को कस्टमर के क्रेडिट में अकाउंट में क्रेडिट कर दिया पैसा। अब वो जो पैसा एक्चुअल आएगा वो बैंक रख लेगी,
लेकिन अभी एक्चुअल आया ही नहीं तो क्या करना है, तो इसलिए हमने क्या कहा, कस्टमर का अकाउंट तब क्रेडिट करना चाहिए जब बिल एक्चुअली में कलेक्ट हो जाए फ्रॉम द ड्रॉई से, आइदर बाय द बैंक इटसेल्फ या थ्रू इट्स एजेंट, उससे पहले क्रेडिट नहीं करना चाहिए। कल को 18 सितंबर को आपने कस्टमर के अकाउंट में 2 लाख डाल दिए या बिल का अमाउंट डाल दिया और ड्रॉई ने वो बिल डिसऑनर कर दिया, पैसा ही नहीं दिया, तो अननेसेसरी रिवर्सल इनकम मारनी पड़ेगी, अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह से कैश बेसिस के ऊपर हुआ, एक्रूवल बेसिस पे नहीं किया कि 18 सितंबर को कर दो उसकी एंट्री। ये हुआ बिल्स फॉर कलेक्शन बच्चों, जहां बैंक की सर्विसेज में एक होता है कि अपने कस्टमर्स के लिए वो बिल कलेक्ट करती है। अगला वाला अपना वो है बिल परचेज, बिल डिस्काउंटेड करवाना, जिसको आप लोग अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हो। मेरे पास एक बिल है, मैंने बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया, मतलब मैंने बैंक को बिल बेच दिया है, बैंक बहुत तो ऑब्वियस उसके ऊपर डिस्काउंट काट चुकी है, वो बैंक की एक तरह से इनकम हो गई कि भाई 1000 रुपए का मेरा बिल था, मैंने बैंक से डिस्काउंटेड कराया तो बैंक ने मुझे उसके 950 रुपए दिए, जबकि बैंक को पूरे 1000 रुपए मिल जाएंगे, तो 50 रुपए बैंक का बेनिफिट हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो इन केस ऑफ बिल परचेज आउटस्टैंडिंग एट द क्लोज ऑफ द ईयर, the discount received thereon should be properly appropriated between the 2 years। बहुत सही है। हाँ, जो भी इसके अंदर साल के एंड के अंदर जो भी अपने को लगता है कि भाई जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पड़ा हुआ डिस्काउंट रिसीव का, वो 2 साल के अंदर उसको राइट ऑफ करने का काम यहाँ पे किया जाता है, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। इंटरेस्ट कंपोनेंट पेड बाय द बैंक, भाई इंटरेस्ट या डिस्काउंट कंपोनेंट पेड बाय द बैंक ऑन रीडिस्काउंट ऑन बिल। बच्चों सुनना, सर रीडिस्काउंट क्या होता है, एक पर्सन से मैंने वो बिल डिस्काउंट कराया तो वो इनकम मेरी हुई, ठीक है। एक तरह से उस पर्सन ने मुझे ये 50 रुपए दे दिए हैं, अब मैंने वापस किसी और बैंक से डिस्काउंटेड कराया तो बट ऑब्वियसली मुझे भी उनको कुछ देना पड़ेगा, बराबर, तो तभी जाकर के वो मेरे लिए वापस से रीडिस्काउंट करेगा। तो ऐसा कुछ भी अगर अपने बैंक ने पे किया है बराबर से, तो नॉट बी नेटेड ऑफ फ्रॉम द डिस्काउंट अर्न्ड ऑन द बिल डिस्काउंटेड। तो ऊपर वाले में जैसे मैंने 50 रुपया कमाया और यहां मैंने वापस से बिल आगे डिस्काउंट के ऊपर किसी को दे दिया है, तो उससे जो मुझे एक्सपेंडिचर हो रहा है वो मुझे इससे नेट ऑफ नहीं करना है कि यहां तो 50 कमाए और जब मैंने किसी से रीडिस्काउंटेड वापस कराया वहां मेरे 20 रुपए खर्च हो गए, तो 50 में से 20 गए, चलो 30 रुपए अपन एंट्री कर दे, हो एक्चुअल में 30 रुपए ही रहे, बट एंट्री अलग अलग शो करनी पड़ेगी, आप उसको नेट ऑफ करके नहीं दिखा सकते हो, ये अपने को ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल हुआ बच्चों, मेरे पास में एक बिल पड़ा है जो मैंने बैंक से डिस्काउंटेड कराया, उस बैंक की जैसे एसबीआई से कराया, तो एसबीआई की इनकम हो गई है, जो डिफरेंस का 50 रुपया था। अब एसबीआई ने ड्रॉई से लेने की जगह उस बिल का वापस से रीडिस्काउंटेड करवा दिया, किसी और बैंक से आईसीआईसी से करा दिया, और उसमें बैंक का एसबीआई को 25 रुपए दे रही है, सॉरी एसबीआई जो है वो आईसीआईसी को 25 रुपए पे करेगी। आगे आपको जैसे मैंने जिससे लिया था ड्रॉवर, उसने मुझे पेमेंट किया ये 50 रुपए का। अच्छा, बुक्स में आप लोग इसकी एंट्री भी करते हो बच्चे लोगों, आप सीधा सीधा सा जिस वक्त आपके पास बीआर आता है तब तो आपने बीआर अकाउंट डेबिटेड टू वो पर्सन कर लिया, और जब बैंक से डिस्काउंटेड करा लेते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट 950 रुपये, ये बैंक की बुक्स में नहीं, ये अपनी बुक्स की बात कर रहा हूं। डिस्काउंट जो बैंक से आपने कराया 50 रुपए का, 2 बीआर की एंट्री अपन कर देते हैं कि हमने बीआर दे दिया और हमारे पास पैसा आ गया, और 1000 की जगह हमारे पास 950 आया, 50 रुपए हमने पे किए, तो उस बैंक की इनकम हो गई। फिर बैंक जब उसको आगे रीडिस्काउंट कराएगी तो बैंक भी आगे वाले को इनकम कराएगी, मतलब बैंक का खर्चा। तो ये जो बैंक की इनकम और बैंक का खर्चा है ये नेट ऑफ नहीं होना चाहिए, अलग अलग शो करोगे, ये वो यहाँ पे कहने की कोशिश अपने को कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, फीस एंड कमीशन अर्न बाय द बैंक एज अ रिजल्ट ऑफ रीनेगोशिएशन और रीशेड्यूलिंग। अब जो रीशेड्यूलिंग अपन ने किया था आउटस्टैंडिंग लोन का, भी अपन ने पढ़ा, तो उस पर वापस रीशेड्यूलिंग होगी तो उसकी तो फीस लगती है रीशेड्यूलिंग। अच्छा, ये हाउस लोन वगैरह में भी होता है, बैंक वाले आपको फोन करके बता देते हैं सर आपका इंटरेस्ट रेट आप चेंज करवा सकते हो, नया आरबीआई का नॉर्म्स आया है, उसके लिए इतना आपका फीस लगेगा और आपकी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी। तो वो जो भी रीशेड्यूलिंग के अंदर फीस या कमीशन पे हो रहा है आउटस्टैंडिंग डेट के ऊपर, वो रिकॉग्नाइज भी एक्रूअल बेसिस के ऊपर ही होता है, बराबर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय द रीनेगोशिएट, ठीक है। जो भी रीनेगोशिएट वाला जो टाइमिंग वापस डिसाइड हुआ था उसके हिसाब से उसमें एक्रूअल बेसिस के ऊपर ही अपने को कर देना चाहिए। टेस्ट चेक द फीस, अच्छा ऑडिटर को क्या करना चाहिए, एक बार टेस्ट चेक कर लेना चाहिए फीस एंड कमीशन अर्न बाय द बैंक मेड फॉर कमीशन ऑन बिल्स फॉर कलेक्शन या लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी वारंटी पे जो भी कमीशन वगैरह मिल रहा है उसको भी ऑडिटर एक बार चेक करेगा, टेस्ट चेक करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये 3 स्पेशल पॉइंट आ गए बच्चे लोगों। बिल कलेक्शन के लिए आया, बैंक ने खुद ने बिल डिस्काउंटेड कराया तो इनकम हुई, रीडिस्काउंट कराया तो वापस खर्चा हुआ, इसलिए नेट ऑफ आपस में नहीं होने चाहिए, अलग अलग शो करोगे। और फीस और कमीशन जो रीनेगोशिएशन के बेस पे अपने को मिल रही है, एक्स्ट्रा फीस या कमीशन, वो भी एक्रूअल बेसिस के ऊपर एंट्री होगी, जैसे ड्यू हुआ उसकी एंट्री हो जाएगी, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर भी। अब कुछ स्पेशल केसेस बच्चों इसी के अंदर आ रहे हैं, 4-5 पॉइंट बहुत जबरदस्त वाले, इसी इनकम के अंदर ही।
रिवर्सल ऑफ इनकम, इनकम को रिटर्न मारना पड़ेगा, वापस एंट्री करी रिवर्स एंट्री करो, जैसे अपन वो करते हैं ना लास्ट में अनअर्न्ड एक्रूड की एंट्री, आउटस्टैंडिंग की एंट्री या साल के एंड में करते हैं और अगले साल रिवर्स मारते हैं, वही चीज। इफ एनी एडवांसेस इंक्लूडिंग बिल परचेज या डिस्काउंट अपन ने किया बिकम एनपीए एट द क्लोज ऑफ द ईयर, हमने तो एंट्री कर दिया है कोई भी एडवांसेस का, लेकिन हो गया लास्ट के अंदर साल के एंड में जाके पता लगा नॉन परफॉर्मिंग हो गया है, तो जो भी उस पे इंटरेस्ट था वो मिला तो नहीं, लेकिन हमने तो ड्यू डेट पे उसकी एंट्री कर दी थी कि हाँ इंटरेस्ट मिल गया अपने को इतना, तो जो भी आपने इंटरेस्ट एक्रूड किया या जो क्रेडिट किया है अकाउंट के अंदर पास पीरियड के अंदर जो एक्चुअल में रिवाइज नहीं हुआ, रियलाइज नहीं हुआ, तो शुड बी रिवर्स, उसकी रिवर्स एंट्री मारनी पड़ेगी भाई। जब तक आप रिवर्स एंट्री नहीं करोगे काम कैसे चलेगा? तो हमने पहले एंट्री कर ली थी पैसा आने की ड्यू डेट पे ही, एक्चुअल के अंदर जब पैसा रिसीव नहीं हुआ तो वापस से रिवर्स एंट्री करेंगे, अगर वो पैसा रियलाइज नहीं हो रहा है तो रिवर्स एंट्री करके उसका असर खत्म करना है। सेम ऐसा ही बच्चे लोगों को फीस या कमीशन या सिमिलर इनकम दैट हैज एक्रूड शुड सीज टू एक्वायर इन द करंट पीरियड एंड शुड बी रिवर्स और प्रोवाइडेड फॉर विद रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट पीरियड इफ इनकलेक्टेड। समझना, इन्होंने क्या बोला, फीस कमीशन एंड सिमिलर इनकम दैट हैव एक्रूड शुड सीज टू एक्रू इन द करंट पीरियड। कोई भी ऐसा इनकम था जो करंट पीरियड में नहीं मिला एंड शुड बी रिवर्स और प्रोवाइडेड फॉर विद रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट पीरियड। कोई पुराने पीरियड से रिलेटेड हमारा इनकम था जो इस बार में हमको रिसीव होने वाला था और उसकी एंट्री हम लोगों ने कर दी है, और अगर वो अनकलेक्टेड रहता है, वो रिसीव नहीं हो पाता है, तो यहां पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुड बी रिवर्स और प्रोवाइडेड फॉर विद रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट पीरियड, वो अपने को यहां पे भी रिवर्स करना पड़ेगा, अपने को ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब बच्चे लोगों, पहले वाले पॉइंट में अपने पास क्या हुआ, कुछ भी इनकम या दोनों पॉइंट्स को अगर कॉमनली भी बात करूं तो जो भी अपने को एंट्री अपन कर चुके थे, अगर वो इनकम नहीं रिसीव हो रही है तो आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, ये अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस के ऊपर हमने एंट्रीज को कर दिया था। ठीक है, फिर क्या बोला है, रॉन्गली रिकॉग्नाइज, कोई ऐसी इनकम जो एक्चुअल में रिकॉग्नाइज गलत कर लिया आपने, इन केस ऑफ बैंक विच हैव रॉन्गली रिकॉग्नाइज इनकम इन द पास्ट, पहले पिछले साल ही हमने रिकॉग्नाइज करके उसकी एंट्री कर ली थी, शुड रिवर्स द इंटरेस्ट इफ इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ड्यूरिंग द करंट ईयर। लेकिन एक्चुअल में उसका रिकॉग्नाइजेशन करंट ईयर का है, तो इस साल एंट्री करेंगे और पिछले साल जो आपने गलती से एंट्री कर दी थी उसको इस साल वापस रिवर्स करना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अगर रॉन्गली रिकॉग्नाइज हो गई उस साल में, कई बार ऐसा हो जाता है, हम मान के चले थे 2011 में हमको इनकम हो जाएगी तो हमने उस पर एंट्री कर दी, लेकिन एक्चुअल में रिकॉग्नाइज 2012 में हो रही है, तो पहले उसको रिवर्स एंट्री करके 2012 में वापस एंट्री करेंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये सिंपल सा कुछ रिवर्सल का रूल है। शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो एक्रूअल बेसिस के ऊपर एंट्री तो हमने कर दी, अगर वो चीज नहीं मिल रही है, एनपी हो रही है, तो उसकी रिवर्स एंट्री अपने को करना है। इंक्वायरी बाय ऑडिटर यही करेगा ऑडिटर। द ऑडिटर शुड इंक्वायरी इफ देयर आर एनी लार्ज डेबिट इन द इंटरेस्ट इनकम अकाउंट दैट हैव नॉट बीन एक्सप्लेन। क्या कहीं पे कोई लार्ज डेबिट अकाउंट रिवर्स इनकम इतनी ज्यादा है जिसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट शुड बी इंक्वायरी देयर आर एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम बोरोवर पॉइंटिंग आउट द डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट चार्ज वेदर एक्शन इज जस्टिफाइड एज टेकन इन दिस रिगार्ड। तो ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि बोरोवर के साथ कोई कम्युनिकेशन हुआ है क्या आपका, कि जो इंटरेस्ट चार्ज में जो डिफरेंस अपने को दिख रहा है यहाँ पे, जो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ है, तो क्या एक्शन अपन उसके अगेंस्ट में ले रहे हैं। तो ऑडिटर को ये सब क्वारीज करनी चाहिए। मेमोरेंडम अकाउंट ऑन द अकाउंट टर्निंग एनपीए, बैंक शुड रिवर्स द इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज, पहले मैं आपसे कह चुका हूं, एंड नॉट कलेक्टेड बाय डेबिटिंग P&L लॉस अकाउंट एंड स्टॉप फर्दर एप्लीकेशन ऑफ द इंटरेस्ट। बट ऑब्वियस है, However, बैंक में कंटिन्यू टू रिकॉर्ड सच एक्रूड इंटरेस्ट इन मेमोरेंडम अकाउंट। अब बच्चों समझना, P&L में तो उसकी एंट्री डालने से मतलब नहीं है, क्योंकि वो एनपीए लगातार चल रहा है भाई, आपको इंस्टॉलमेंट नहीं है, आप एनपीए डिक्लेयर कर चुके हो। अब ऐसा तो है, अब आप एक्रूअल बेसिस के ऊपर तो एंट्री करने से एनपीए होने तक तो आप एक्रूअल बेसिस पे एंट्री कर रहे थे, फिर आपने रिवर्स एंट्री कर दी, अब वो एनपीए हो चुकी है। तो अब आप जानते हो एनपीए में तो कैश बेसिस पे एंट्री होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर साल जब लोन अभी हमारा और चल रहा है आगे तो हम उसको क्या करें, एक्रूअल बेसिस पे एंट्री करते रहे, वो तो नहीं करेंगे, P&L में एंट्री तो होगी नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी एक्रूड इंटरेस्ट हमारा अकर्ड हो रहा है उसके ऊपर, उसको एक अलग से मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे और उसमें हर बार का इंटरेस्ट जोड़ते जाएंगे। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग ग्रॉस एडवांसेस, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन मेमोरेंडम अकाउंट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, वो तो अपने को समझ में आया। तो ग्रॉस एडवांसेस जब चेक करेंगे तो मेमोरेंडम अकाउंट के अंदर की, ये सिर्फ मेमोरेंडम अकाउंट है, हमारी नॉलेज के लिए है कि भाई इतना इतना इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हो चुका है उसके ऊपर, ये अपन अपनी एंट्रीज कर रहे हैं, कुछ ही अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो रिकॉर्ड्स में रहेगी हमारे भी इतना इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर चल ही रहा है। तो फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग ग्रॉस एडवांसेस जब कैलकुलेट की जाएगी तो उस वक्त ठीक है, मेमोरेंडम वाला अपने को ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन अपने रिकॉर्ड्स के लिए वो चीजें अपने पास में होनी चाहिए, ये अपन लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है,
क्लियर मैटर हो गया। तो हमने कहा सर एक चीज कंफ्यूजन कर सकती है हमें, सर फिर मेमोरेंडम में रखने की जरूरत क्या है, अपने रिकॉर्ड्स पे तो रहेगा ना कि कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर हर बार ड्यू हो रहा था हमारा। तो सर जब ग्रॉस एडवांसेस आप टोटल निकालोगे तो ये इंटरेस्ट क्यों नहीं काम में ले रहे हो आप, ये सिर्फ मेमोरेंडम अकाउंट में था। एक्चुअल जो भी चीज है वो तो जब कंप्यूटेशन होगा उस वक्त में कैलकुलेशन होना ही होना है कि भाई इतना इतना आपका इंटरेस्ट जुड़ता जा रहा है या इतना पेनल्टी भी उसके ऊपर ऐड होता जा रहा है, उसमें पेनल्टी भी तो लगती है ना। इस वजह से मेमोरेंडम वाला सिर्फ अपने मेमोरेंडम के लिए है, बाकी इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, पार्शियल रिकवरी in the absence of clear agreement between the bank and the borrower for the purpose appropriation of recovery NPA towards principal or interest partial, कुछ पैसा मान लो NPA का रिकवर हो गया हमको, तो बैंक आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, वही जो AS9 में दे रखा है। तो अगर पार्शियल पेमेंट NPS का आ रहा है हमारे पास में पैसा रिकवर हो रहा है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, AS9 के हिसाब से जो इनकम रिकॉग्नाइजेशन के पॉइंट है वो यहाँ पे फॉलो होंगे। वेदर प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट जो भी आ रहा है अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का क्या रूल है बच्चों, 3 पॉइंट इसके दे रखे हैं आपको। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये भी चेक करो, अब तक जो हो रहा था वो तो एडवांसेस पे हमारी इनकम थी, जो हमने एडवांस दी उसी के ऊपर हो रही थी, अब बैंक्स इन्वेस्टमेंट्स भी तो करेगी। तो दिस इंक्लूड ऑल इनकम डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में हमने पैसा लगा रखा है, बॉन्ड्स में लगा रखा है, डिबेंचर में लगा रखा है, कॉर्पोरेट्स के या अदर इन्वेस्टमेंट में जहां इंटरेस्ट या डिविडेंड मतलब शेयर वेयर्स में भी लगा रखा होगा, वो जो भी पैसा आएगा वो सब अपने को लिखना है। लेकिन कौन सा नहीं लिखना है, एक्सेप्ट इनकम अर्न्ड बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर अब्रॉड या इन इंडिया, ठीक है। जो सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर का चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, उनकी इनकम को बैंक अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं करेगी भाई। अलग अलग बैंक अपनी कंपनी की तरह नहीं कर रहे, सबको जोड़ के दिखा दिया बराबर से। तो जो भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है उसको अपने को दिखाना है, सारी इनकम जब भी है तब भी रिसीव होगी तब दिखाओ उसको, ठीक है। फिर क्या बोला बच्चों, ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट जो भी है, या आगे बोला ऑन सिक्योरिटी परचेज एंड एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम ऑन SLR। अब ये जो प्रीमियम ऑन SLR है ये CA फाइनल के अंदर है भाई, यहां अपने को इसको फोकस करने की जरूरत नहीं है, पर तो सीधा ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं कि ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट जो है वो आपकी इंटरेस्ट इनकम से नेट ऑफ कर दिया जाना चाहिए। इसका मीनिंग आपको समझा रहा हूं। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, मिनिमम कितना बैलेंस रिजर्व बना करके किसी बैंक को रखना पड़ता है, उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट करेगी, उससे रिलेटेड है। तो ये अभी आपकी चीजें काम की नहीं है, ठीक है। तो अब ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट बच्चों समझना, 2 मीनिंग से समझाता हूं। नॉर्मली ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ मैंने एक लोन लिया जो 15 जून को वो लोन मुझे सैंक्शन हो जाता है, ठीक है, लेकिन मेरी जो इंस्टॉलमेंट चालू होगी बच्चों, वो मेरा EMI जो है वो चालू होता है 1 तारीख को, 1 जुलाई को, कई बार आजकल तो 1 अगस्त से हो रहा है 1 जुलाई को। तो ये 15 दिन का जो टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है, मतलब जिस दिन आपका लोन सैंक्शन हो गया और जब आपकी फर्स्ट EMI चालू हुई, उसके बीच का जो इंटरेस्ट होता है वो भी बैंक छोड़ेगी तो नहीं, क्योंकि पैसा तो वो मुझे ग्रांट कर चुकी है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट। लेकिन ये वाला तो बैंक की इनकम है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्योंकि यहां पे कस्टमर बैंक को दे रहा है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं वो बैंक ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट पेड ऑन सिक्योरिटीज, बैंक खुद खर्चा कर रही है। अब कैसे होता है, अकाउंट्स में तुम लोग ने कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड की एंट्रीज पढ़ी है, वैसे कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट भी होता है। अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर बैंक ने कोई भी डिबेंचर एक्वायर किए या ड्यूरिंग द ईयर बैंक ने कोई शेयर परचेस किए, तो हो सकता है जिससे परचेस किए हो उसको बैंक क्या करेगी, जैसे मान लो कम डिविडेंड परचेस किया या कम एक्स डिविडेंड की जगह आपने कम डिविडेंड वाले या कम इंटरेस्ट वाले परचेस किए, तो वो सामने वाला बोलेगा कि सर अभी 6 महीना बीत चुका है तो 6 महीने का इंटरेस्ट आप मुझे दे दो, बाद में आपको बैंक पूरा देती रहेगी। बैंक बाद में जिस कंपनी के इन्वेस्टमेंट है वो आपको देती रहेगी। सोचो कि हमारी बैंक है SBI, उसने किसी कंपनी के टाटा ग्रुप के डिबेंचर्स के अंदर पैसा लगा रखा है, ठीक है। अब SBI जो है वो क्या कर रही है, टाटा ग्रुप के जब ये डिबेंचर खरीद रही थी, तो जिस आदमी से स्टॉक मार्केट से वो हमने खरीदे तो वो ड्यूरिंग द ईयर खरीदे थे, तो उस बंदे ने बोला भाई यहां तक का इंटरेस्ट तो SBI आप मुझे पे करो, क्योंकि साल के एंड में तो पूरा इंटरेस्ट आपको मिल ही जाएगा सेम डिविडेंड के अंदर। तो ऐसे में जो हमारा खर्चा होगा, दिस इज कॉल्ड ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट या ब्रोकन पीरियड डिविडेंड आप उसको बोल सकते हो। तो बाद में जब 12 महीने बाद अपने को पूरा इंटरेस्ट रिसीव होगा, उसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि उतना इंटरेस्ट हम सामने वाले को चुका के करके आए हैं, तो बचा हुआ ही हमारा है, अपने को ध्यान रखना है। सेम चीज अपने को डिविडेंड में भी करनी है। दिस इज कॉल्ड ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट, यानी उन इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने में जो हमारा खर्चा हो रहा है, बट ऑब्वियस है वो हमारी कॉस्ट का ही पार्ट है, उसमें अगर हमको कुछ डिविडेंड का पार्ट देना पड़ रहा है या कुछ इंटरेस्ट का पार्ट परचेजर को देना पड़ रहा है, वो हम लोग अपनी जब बाद में इनकम रिसीव होगी उसमें से लेस कर देंगे। ये यहाँ पे आपका सीधा सा पॉइंट है। सेम बच्चों, इन्वेस्टमेंट आर डेल्ट इन द कोर्स ऑफ बैंकिंग एक्टिविटी एंड हेंस द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन P&L। जो भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो P&L के अंदर शो हो जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ गाइडलाइन इशूड बाय RBI,
आरबीआई कहता है कि इन्वेस्टमेंट को भी आपको पीरियोडिकल बेसिस के ऊपर, पीरियोडिकल इंटरेस्ट इंटरवल्स के ऊपर क्या करना चाहिए, वैल्यूड करते रहना चाहिए। एंड डेप्रिसिएशन अगर हो रहा है, प्राइस कम या ज्यादा हो रही है वैल्यूएशन के अंदर, तो उसको भी आपको रिकॉग्नाइज करके पीएनएल में उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। पीएनएल के अंदर उसके लिए क्या करोगे, प्रोविजंस बनाओगे, अपने को ध्यान में रखना है। ये वाला अपना पॉइंट है जो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं उसका भी वैल्यूएशन पीरियोडिकल बेसिस पे कराओ, और जहां लगे कि हाँ भाई इधर तो पंगे वाली बात है, यहाँ बढ़ रहा है तो भी और कम हो रहा है तो भी, जैसा भी कुछ है उसका प्रोविजन जो है वो बुक्स के अंदर आना चाहिए। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर, कोई टेंशन नहीं। नाउ यहां आकर के बच्चों इनकम का रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है वो सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑडिट ऑफ जो भी इनकम थी वो सब चीजें अपन ने यहाँ पे आकर के खत्म कर ली हैं। नाउ नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ रहे हैं, ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस पे हमारा पॉइंट चल रहा है बच्चे लोगों। ये देखिए बस ये पॉइंट्स अपने को पढ़ने, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। अब एक्सपेंसेस के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि उनकी ऑडिट कैसे होगी। तो ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, द ऑडिटर शुड वेरीफाई द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट। ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा, अब पहला जो इनकम एक्सपेंडिचर का जो आइटम है बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, सर ये कौन सा होता है? अरे भाई जो बैंक हम लोग को देती है, हमने एफडी वेफडी करवा रखा है बैंक के पास में, जब बैंक में हमने एफडी कराया है तो बैंक हमको इंटरेस्ट देगी, तो बैंक का खर्चा है ना। तो इंटरेस्ट हैज बीन, या एफडी और उसके अलावा सेविंग बैंक अकाउंट में भी अपना जो पैसा पड़ा है उसे बैंक इंटरेस्ट देती है ना। तो पहला क्या कहता है ऑडिटर, क्या वेरीफाई करेगा, काफी सारे पॉइंट है। इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल डिपॉजिट अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और वेरीफाई कर ले कोई भी एक्सेस या शॉर्ट क्रेडिट ऑफ मटेरियल अमाउंट अगर दिख रहा है अपने को, कम ज्यादा दिख रहा है तो वो चेक कर लो। सिंपल हो गया कि भाई इंटरेस्ट सारे डिपॉजिट के ऊपर पेमेंट है कि नहीं है, वो अपने को चेक कर लेना है। और रेगुलर मटेरियल अमाउंट चेक कर लेते हैं ना, भाई इतना इतना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, उस पर इंटरेस्ट इनकम इतना होना चाहिए, एक बार चेक कर लो। इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक के रेगुलेशन, इंटरनल रेगुलेशन के हिसाब से होगी। साथ में आरबीआई का डायरेक्शन रहता है 3%, 4%, 5%, 6-7%, जो भी कुछ है। एफडी के केस में, इन केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इट शुड बी एग्जामिन्ड वेदर द interest rate in the accounting system are in accordance with the interest rate mentioned in the FD receipt। अरे अपन एफडी करवाई मैंने 5 करोड़ की, तो मेरे एफडी के ऊपर जो मुझे एक सर्टिफिकेट दिया है बैंक ने, रिसिप्ट दिया है बराबर, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी होगी तो बैंक के रूल्स के हिसाब से उतना मुझे वो इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट शुड बी चेक्ड ऑन टेस्ट चेक बेसिस के ऊपर देख लो, जो भी बैंक के रूल्स बने हुए हैं कि भाई उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई कोई भी एक अकाउंट रैंडमली अपन ने टेस्ट बेस पे सेलेक्ट कर लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, इस आदमी का इतना बैलेंस है तो इतना इंटरेस्ट दिया कि नहीं दिया, चेक कर लो एंट्री बराबर है कि नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इंटर ब्रांच बैलेंसेस हैव बीन प्रोवाइडेड एट द रेट प्रिस्क्राइब ऑन द हेड ऑफिस, ठीक है। इंटर ब्रांच आपस में एक दूसरे को जो बैलेंसेस ट्रांसफर करती रहती है उस पर कितना इंटरेस्ट एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को देगी वो उनका हेड ऑफिस डिसाइड कर लेगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू एंड मैच्योर टर्म डिपॉजिट शुड बी एस्टिमेटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर। कई बार क्या होता है बच्चे लोगों, जैसे मैंने एफडी कराई, अब एफडी में रूल्स क्या कहते हैं कि अगर एफडी की मैच्योरिटी डेट पे मैं बैंक के पास नहीं गया तो बैंक ऑटोमेटिकली उसको रिन्यू कर देगी और एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी, तो वो भी चेक कर लेनी चाहिए। The auditor should ascertain whether there is any change in the interest rate on saving deposit and term deposit during the period। भाई अचानक से आरबीआई का कोई रूल आ गया तो 6% की जगह उन्होंने चेंज करके 5% या 6.5% कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि उसका इफेक्ट डाला है कि नहीं डाला है, पूरे साल का तो पुरानी रेट से नहीं कर दिया, वो देखना पड़ेगा। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द इंटरेस्ट रेट कार्ड, ले लेता है वो अलग अलग टाइप्स के लिए, क्योंकि अलग अलग एक साल के लिए आप अगर करवा रहे हैं एफडी तो अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल के लिए अलग है, 5 साल के लिए अलग है, नॉर्मल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग है, तो वो सारा चार्ट जो भी है टेबल वेबल्स उसको ले लेनी चाहिए, भी दे दो मुझे, मैं चेक कर लूंगा। द ऑडिटर शुड रिकम्प्यूट द इंटरेस्ट एक्रूअल, मैंने कहा ना सैंपल बेसिस के ऊपर खुद ही चेक करके देख ले कई बार, है ना, और उसमें देख ले कि फ्रीक्वेंटली इंटरेस्ट अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड कितना हो रहा है, क्या चीजें हैं, तो उसको खुद ही चेक कर लेनी चाहिए। डील टिकट, एग्रीमेंट्स क्या वगैरह है वो सब चेक कर रहे हैं, एफडी की कॉपी बैंक के पास भी होती है ना, तो वो चीजों को चेक करेगा। तो बहुत मन से लिखने वाला पॉइंट है बच्चों ये, मतलब एफडी इंटरेस्ट को या बैंक का, मतलब अगर मैं मन से भी तुमको बोलूं कि यार बैंक का जो इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर हो रहा है तो आप पहले स्टार्टिंग में सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट का चेक कर लो, एफडी के रेट्स के हिसाब से होगा, आरबीआई डिसाइड करेगी, ये करेगी, तो बहुत इजीली आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो, टेंशन वाले पॉइंट नहीं है ना, तो थोड़े फास्ट ले लिए अपन ने। ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या कहता है भाई साहब, देखें खर्चे बैंक के, द ऑडिटर शुड स्टडी एंड इवेल्यूएट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फिर से वही आ गया भाई, खर्चों को देखना है, इंटरनल कंट्रोल देखो, एक्सपेंसेस से रिलेटेड बराबर से ऑथराइजेशन है कि नहीं है, बराबर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, अदर ऑडिट प्रोसीजर का पता लग जाए ताकि
ऑडिटर एग्जामिन करेगा वेयर देयर आर एनी डिवर्जेंट ट्रेंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मेजर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या अपने को दिख रहा है क्या कि कुछ ज्यादा एक्सपेंडिचर के अंदर डाइवर्सिफाई हो रहा है ट्रेंड, अपने को ऐसा दिख रहा है कि कुछ कुछ खर्चे जो पहले नहीं थे वो बढ़ते दिख रहे हैं, वो ध्यान रखेगा। द ऑडिटर शुड परफॉर्म ओवरऑल एनालिटिकल रिव्यू। मैं आपको कह चुका हूं मंथली बेसिस के ऊपर, मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर, पिछला साल स्टेशनरी का पिछला महीना इतना था, इस महीना इतना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पहले इतना था, इतना हो गया, तो चेंजेस क्यों हो रहे हैं वो मंथ बेसिस के ऊपर चेक कर सकता है। द ऑडिटर शुड वेरीफाई एक्सपेंसेस विद रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग परचेज डिवाइड। वो तो अपने को पता ही है भाई, जो भी खर्चे दिख रहे हैं स्टेशनरी के, सैलरी के, इलेक्ट्रिसिटी के, टेलीफोन के, जो भी है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट देखने चाहिए, बिल देखने चाहिए, रिसिप्ट देखना चाहिए। तो बचपन से पढ़ ही रहे हो तुम पॉइंट, वाउचिंग वेरिफिकेशन यही तो करोगे। द ऑडिटर should also check the calculation wherever required and also assess the reasonableness of expenditure by working out their ratio of total operating expenses and comparing it। अरे corresponding figure से चेक कर लो, समझ रहे हो तुम कि नहीं समझ रहे हो? वो देख लेगा कि इतना खर्चा इस बार हुआ था, पिछले साल में कितना खर्चा हुआ, या कोई रेशियो निकाल लो अपना और उसमें इसको पिछले रेशियो से चेक कर लो, तो इतने में से इतना खर्चा हुआ था, ठीक है, तो पिछले सालों में कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में कितना हुआ, प्रीवियस ईयर में कितना खर्चा हुआ था, उससे आप कंपैरिजन करके पता लगा सकते हो। एनालिटिकल के अंदर अपन प्रॉपरली यही चीज करते हैं कि अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि जो खर्चा है वो रीजनेबल है कि नहीं है, इस चीजों को अपन चेक करते हैं। खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारे पास में, मतलब एक तो अपनी इंटरेस्ट की जो एक्सपेंडिचर है, दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तीसरा जो प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज बना रहे हो उनका ऑडिट कैसे होता है। द ऑडिटर शुड असर्टेन कंप्लायंस विद द वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्या चेक करेगा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, जो सर्कुलर्स आते रहते हैं आरबीआई के वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये चेक करना पड़ेगा। ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग करेगा कि बैंक ने प्रॉपर क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट का किया कि नहीं किया है, वो भी चेक करना है। ऑडिटर ये भी चेक करेगा वेदर द परफॉर्मिंग रिकम्पुटेशन द प्रोविजन, ये चेक करके देखेगा ऑफ द स्टैंडर्ड लोन हमारे जो थे, वापस रिकैलकुलेट करके देखे प्रोविजंस जो आपने फॉलो किया होंगे स्टैंडर्ड लोन के, एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस, एनपीआई बच्चों नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स, जो अभी अपन ऊपर इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे, तो कई बार नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स भी तो हो सकते हैं जिसपे अपने को इनकम नहीं हो रही है, शेयर्स ले रखे हैं, बैंक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है, प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं, उसके ऊपर भी हमको डिविडेंड फिक्स था, मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हुई कि नहीं हुई है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड लोन जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनपीएस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमारी है बराबर, या एनपीआई जो नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट है, उनसे रिलेटेड हमारी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई कि नहीं हुई है, उसमें कुछ अपने को नोट्स में डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, वो प्रॉपर है कि नहीं चेक करेगा। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन टैक्स प्रोविजन कैलकुलेशन, चेक कर लेगा प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन किया कि नहीं किया। अगला वाला भी वही है बच्चों, ऑडिटर शुड रिकम्पोर्ट द प्रोविजन, जो टैक्स के लिए आप प्रोविजन बनाते हो और बाद में वो भी देखना है अलाउंसेस और डिस अलाउंसेस इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से प्रॉपर लिए कि नहीं लिए, कॉमन सा पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, द अदर प्रोविजंस, अब जो एक्सपेंडिचर के लिए आप प्रोविजन बनाते हो, अच्छा यहां पे भी आपने क्या किया होगा, प्रोविजन बनाए होंगे। सी पॉइंट जो है वो ऊपर वाले पॉइंट से तो कनेक्टेड हो गया। अरे अभी तो अपन ने पढ़ा था ये वाला, कौन सा, वो एक पॉइंट था ना अपना प्रोविजन बनाने वाला, भाई किधर गया, वैल्यूएशन करते रहने को बोला था ना, किधर है भाई, किधर है, जहां आपने को बोला था कि आरबीआई बोलेगी कि आप उसका वैल्यूएशन करते रहो, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको कहा था ना अपने को कि जो भी एप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन हुआ है उसके बेस पे आपको प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, कई बार ध्यान रखना पड़ेगा कम या ज्यादा होने पे, तो वही प्रोविजन की यहाँ पे बात हो रही है भाई सी पॉइंट के अंदर बराबर, तो घबराने की जरूरत नहीं। सी पॉइंट अपना वही है कि कंप्यूटेशन द प्रोविजंस, तो जो भी हमारी लॉ की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जहां प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज बनाने को कहा जाता है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग रूल्स फॉलो किए कि नहीं किए, हमने बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। तो जो भी एनपीएस है, जो भी एनपीएस है उससे रिलेटेड। फिर अदर प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, जैसे आप बनाते हो ना वैसे ऊपर वाले में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया, तो और भी कुछ प्रोविजन जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बनाए शुड बी एग्जामिन रिलेशन टू द सर्कमस्टांसेस वारंटिंग द प्रोविजन एंड द एडिक्वेसी ऑफ द सेम, कि भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है। बैंक मैनेजमेंट से आपने डिस्कशन कर लिया कि जो भी प्रोविजंस बनाए गए, जो भी कंटीजेंसीज बनाई गई, क्योंकि अपन जानते हैं बैंक का तो नेचर ही रिस्क वाला है, तो एनपीए हर वक्त होने का खतरा सर पे लगा ही रहता है, तो कंटीजेंसी की प्रोविजन बनते ही बनते हैं, तो वो प्रोविजन बराबर बने कि नहीं बने, यहाँ पे ये ऑडिटर चीजों को चेक करता है, ठीक है। तो यहां आकर के आपका बैंक ऑडिट का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बाकियों से थोड़ा अलग है,
लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अगर पिछले हम 2-3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आरडीपी एमटीपी अगर देख करके चले जाएं, उनमें जो जो चीजें पूछी जा रही हैं अगर उन पर फोकस कर लिया जाए तो फिर अपने को इसके अंदर दिक्कत आती नहीं है, बहुत आराम से आप लोग इसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना करिए आज के लिए। आप लोग यहाँ आकर के बैंक ऑडिट का जो हमारा पोर्शन है वो हो जाएगा एब्सोल्युटली कंप्लीट।